Good morning students, welcome once again in our classes. Let's start our chapter 2 structure of atom, and today's topic is the very most important topic of this chapter. सबसे ज़्यादा important है. So here we are describing Bohr's model for hydrogen atom. के बोहर का मॉडल देखेंगे for hydrogen atom. So Bohr's model for the hydrogen atom is based on the following postulates. पोस्टुलेट मीन्स साइलेंट, फीचर्स मीन्स क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अब हम समझने वाले हैं. ओके, सो सी द फर्स्ट पॉइंट, द हाइड्रोजन एटम. सी द इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. This path are called orbit, stationary state or allowed energy state. These orbits are arranged concentrically around the nucleus. तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, बोहर्स ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है. दिस इज न्यूक्लियस. यहाँ पर ये सेंटर में न्यूक्लियस है. इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है. दिस इज सर्कुलर पाथ. इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, घूमते रहते हैं. ओके, इन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जिसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये फिक्स होती है. और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है, घूमता है, तो उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है. तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हमने नाम दिया है ऑर्बिट. क्या नाम दिया है इसको? ऑर्बिट. ओके, या स्टेशनरी स्टेट, हम इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं, और अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं. तो ये जो ऑर्बिट है ये इसके चारों तरफ होते हैं. सो इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं, एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम. जब मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा इसके चारों तरफ. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, इस वाले में घूम सकता है, इधर घूम सकता है. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा तो उसकी एनर्जी जो है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डू नॉट चेंज, मतलब उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी. ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट पॉइंट, सी इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए लोअर एनर्जी स्टेट टू ए हायर एनर्जी स्टेट. सी, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है, मतलब ये फर्स्ट वाला, इसकी एनर्जी लोअर है, ऊपर वाले की हायर एनर्जी है. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट, मतलब सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ से वो यहाँ जंप करता है, यहाँ आता है, तो क्या होता है, जब इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, मतलब पहले वाले लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा सकता है. मान लो तो एक एनर्जी एक लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट में जा सकता है जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा. और या फिर मान लो वो ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ सकता है, मतलब वो फोर्थ लेवल पे, तो फोर्थ से फर्स्ट पे आ सकता है, तो एनर्जी रिलीज करेगा. तो जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. सो द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस इन द कॉन्टिन्यूस मैनर. जो एनर्जी का चेंजेस है वो कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होगा. ओके, एंड इसके बाद ये जो ऑर्बिट्स हैं और शेल्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन लेटर से. जैसे फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको हम बोलते हैं के शेल, या इसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1 भी बोलते हैं. इसको हम n बोलेंगे और n की वैल्यू 1 है इस k के लिए. ये दूसरा वाला जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं एल शेल्स, और n की एनर्जी यहाँ पर 2 रहेगी. ये थर्ड वाला m शेल, n इज इक्वल टू 3 रहेगा. और इस फोर्थ वाले को हमने n शेल नाम दिया है, और इसको बोलते हैं हम फोर्थ. ये ऑर्बिट है, तो इनको हमने नाम भी दे रखा है, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल. ओके, और सेंटर में होगा न्यूक्लियस. एंड द थर्ड पॉइंट, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. सी द फ्रीक्वेंसी of radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E is given by. जो फ्रीक्वेंसी उसने जो मतलब जो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, जो उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी की कुछ एनर्जी की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है और या रिलीज करता है
जब ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन का मतलब है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाना। ओके, तो उनके बीच में जो एनर्जी का गैप होगा, मतलब जैसे कि ये वाला है, ये एक एनर्जी लेवल ये है, दूसरा एनर्जी, इन दोनों के बीच में कुछ एनर्जी का गैप है, तो उस एनर्जी की गैप को हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। ये है न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच। डेल्टा ई, डेल्टा का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पर ई है मतलब एनर्जी के बीच का डिफरेंस, तो E2 माइनस E1, या ये E1 है, सॉरी, ओके, वेयर E1 एंड E2 आर द एनर्जी ऑफ द लोअर एंड हायर अलाउड एनर्जी स्टेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, E1 एंड E2 एनर्जी है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड एच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है, और एच यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है। सो दिस एक्सप्रेशन कॉमनली नोन एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ये जो एक्सप्रेशन है न्यू इज डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, इसको हम बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। मोमेंटम किसको बोलते हैं हम, P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। अभी एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जब जैसे कोई, सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर मोमेंटम मतलब जैसे अगर कोई सर्कल में घूमती है, जैसे अगर कोई चीज सर्कुलर घूम रही है तो उसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और जनरली जो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो अगर कोई सर्कल में घूम रही है तो उसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम, उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसलिए हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये होता है। ठीक है, PR, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस, मास इंटू वेलोसिटी इंटू यहाँ पर हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ओके, सो फोर्थ पॉइंट, see this this is another important point. So see this, the angular momentum of an electron in a given stationary state can be expressed as an equation। तो हम एंगुलर मोमेंटम को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड r इज इक्वल टू रेडियस। ये n एक इंटीजर है, h प्लांक्स कांस्टेंट एंड 2 पाई, पाई यू नो दैट व्हाट इज पाई। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर, इस फॉर्मूले को याद रखें। ओके ओके, n इज इक्वल टू 1 2 और 3। ये जो n की वैल्यू है ये एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू 1 2 3 एनी कुछ भी हो सकती है। सो एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, thus an electron can move only in those orbit for which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, that is why only certain fixed orbit are allowed। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, जैसे कि ये है आपका, ये मतलब ये ऑर्बिट है आपके, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, इसके, h बाय 2 पाई, मतलब NH डिवाइडेड बाय 2 पाई, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है और ये एक इंटीजर होगा, इसीलिए कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट ही अलाउ किए गए हैं। समझ में आ रहा है आपको, बहुत फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसको ध्यान रखें। ओके, सो The detail regarding the derivation of energy of the stationary state used by Bohr are quite complicated। इसके जो डिटेल जो है और भी मैथमेटिकल, वो हम नहीं अभी है हमारे सिलेबस में, हमको सिर्फ कुछ सिंपल चीज़ें देखनी, वो हायर क्लास में आप स्टडी कर लेंगे। हायर अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम बोहर्स थ्योरी को देखें हाइड्रोजन एटम की, सो हम देखते हैं द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड एज n इज इक्वल टू 1 2 3। ये जो है, ये जो डायग्राम है, इसको हमने एनर्जी ऑर्बिट भी बोला है, या इसको हम स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा तो ये स्टेशनरी स्टेट है, अगर इधर घूमता है तो ये इसकी स्टेशनरी स्टेट है। इसको हमने नंबर दिया है
n इज इक्वल टू, इसको हमने बोला n 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। दिस, ये जो नंबर है ये n की n इज इक्वल टू 1 2 3, दिस इंटेग्रल नंबर आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस नंबर को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है। ओके, सो जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में घूमेगा, सो उसका जो ऑर्बिट का जो नंबर है उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सी दिस, द रेडी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज, रेडी मतलब उसकी रेडियस, जैसे कि ये है, ये आपका है डायग्राम, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी जो रेडियस है, इस रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी के लिए, सभी ऑर्बिट के लिए रेडियस कैलकुलेट की जा सकती है। ये यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो इस रेडियस को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, आर एन फॉर रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड ए नॉट, इसको बोलते हैं ए नॉट। एन स्क्वायर, एन मतलब जिस ऑर्बिट की भी वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब पहले फर्स्ट ऑर्बिट की कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 स्क्वायर और ए नॉट। ए नॉट क्या है? ए नॉट की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और जिस भी ऑर्बिट के लिए आप उसकी रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हो वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। दस द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट कॉल्ड द बोहर्स रेडियस। अगर यहाँ एन की वैल्यू आप 1 रखते हो, एन इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, सो आर एन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 52.9, तो वापस से 52.9 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितनी होती है? 52.9 पिकोमीटर। मतलब पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर है? 52.9 पिकोमीटर की दूरी पर पाया जाएगा। ओके, नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन दिस ऑर्बिट, दैट इज n इज इक्वल टू 1। एज n इंक्रीज, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी रेडियस विल इंक्रीज। ओके, इन अदर वर्ड द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे इस n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। हमने रेडियस कैलकुलेट करी, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द एनर्जी। उसकी एनर्जी कितनी है? मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, E फॉर एनर्जी En इज इक्वल टू माइनस RH 1 बाय एन स्क्वायर, ब्रैकेट 1 बाय एन स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन में उसकी एनर्जी कितनी होगी। RH क्या है यहाँ पर? इसको हम बोलते हैं रेबर्ग कांस्टेंट। ये भी अनदर एक और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये सारे फार्मूला आपको याद रखने हैं, इन सब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। एक ये फार्मूला, एक रेडियस के लिए फार्मूला, ये हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। एंड रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है, RH 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। एनर्जी को हम जूल में देखते हैं। सो द एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट स्टेट आर कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट। जब वो लोवेस्ट स्टेट में होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में जब वो पाया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, सबसे लोवेस्ट स्टेट में, सो इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट के लिए इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, सी एनर्जी, यहाँ पे RH की वैल्यू रखेंगे, ये है इतनी, तो ये RH की वैल्यू रखेंगे 1 बाय एन स्क्वायर। एन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के, एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो 1 की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यही आंसर वापस आ जाएगा, माइनस 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। उसी तरीके से एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट फॉर n इज इक्वल टू 2, सेकंड ऑर्बिट के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट के लिए कितनी होगी? RH की वैल्यू रखेंगे और n की जगह हम 2 रखेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। सो 1 बाय 2 स्क्वायर। जब इसको हम यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 18 जूल।
ओके इसी तरीके से हम n इज इक्वल टू 3 भी रख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर और आर एच की वैल्यू। सो हर सभी ऑर्बिट्स के लिए हम वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कि उसकी एनर्जी कितनी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी इतनी है, सेकंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी इतनी है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द थर्ड एनर्जी फॉर द थर्ड ऑर्बिट एंड द फोर्थ ऑर्बिट। ओके नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, this representation is called energy level diagram. Next, when the electron ये जो माइनस का साइन है, व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मीन। ये जो माइनस का साइन लगा एनर्जी से पहले, ये देखो आप सी दिस, ये इस माइनस के साइन का मतलब क्या है, ये जो माइनस साइन लग रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, what is the meaning of this minus sign? So let's understand this. When the electron is free from the influence of nucleus, मतलब इलेक्ट्रॉन इतना दूर चला जाए कि न्यूक्लियस के प्रभाव में ना रहे, बिल्कुल बहुत दूर चला जाए न्यूक्लियस, द एनर्जी इज टेकन एज जीरो, तो उसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उसकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाए। मतलब द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन एसोसिएट विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर हो चुका है कि जो n की वैल्यू है, मतलब 1 2 3 4 5, n को हम इनफाइनाइट मान लेते हैं, बहुत दूर हो गया, जब उसके न्यूक्लियस उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जा चुका है, इज कॉल्ड आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं वो आयोनाइजेशन हो चुका है उसका। जैसे H इज इक्वल टू 1 होता है तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जा चुका है, न्यूक्लियस के फिर से पास में नहीं आने वाला। तो ऐसी कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हो चुका है और वो बन चुका है हाइड्रोजन H+। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस n इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है और ऑर्बिट में होता है, द एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी रिलीज होती है, एंड इट्स एनर्जी इज लोअर, दैट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन, हम इक्वेशन में नेगेटिव साइन लगाते हैं, एंड डिपिक्ट्स इट्स स्टेबिलिटी रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट ऑफ जीरो एनर्जी एंड n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आपको समझ में आएगा क्यों लगाया हमने माइनस का साइन, क्योंकि माइनस लगाएंगे तो उसकी एनर्जी वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, दैट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन इक्वेशन एंड डिपिक्ट स्टेबिलिटी रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट ऑफ जीरो एनर्जी। ओके, सो यहां पर और भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। What does this negative sign convey? This negative sign means that the energy of the electron in the atom is lower than the energy of a free electron at rest. इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, न्यूक्लियस के संपर्क में नहीं है, तब उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जब वो ऑर्बिट में घूमेगा तब। समझ में आ रहा है, मतलब ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है उस कंडीशन में। ओके, ए फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड असाइन द एनर्जी वैल्यू ऑफ जीरो। उसको हम एनर्जी वैल्यू जीरो बोल देंगे क्योंकि जीरो को हम ज़्यादा मानेंगे एज कम्पेयर टू नेगेटिव। तो मैथमेटिकली दिस कॉरस्पॉन्ड टू सेटिंग n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, एंड ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो एज द इलेक्ट्रॉन गेट क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आएगा, n डिक्रीजेस, n की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा n इज इक्वल टू 3 4 3 2 1 ऐसा होगा। En बिकम लार्जर इन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू में उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, एंड मोर नेगेटिव। द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 1। सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है, n इज इक्वल टू 1 के लिए होती है, विच कॉरस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट, जो कि सबसे स्टेबल ऑर्बिट कहलाता है n इज इक्वल टू 1। वी कॉल दिस द ग्राउंड स्टेट, इसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, बोहर थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस। ये जो बोहर का मॉडल है इसको हम और भी आयंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बोहर कंटेनिंग ऐसे एटम के ऊपर जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो,
उनके लिए ही ये काम करता है। बोहर का मॉडल किन के लिए काम करेगा, और जिनके पास में सिर्फ ओनली वन इलेक्ट्रॉन हो, सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ये बोहर का मॉडल याद रखें कि सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा जिनके पास ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम प्लस मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2+, एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3+, सिंगल इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला जाएगा तो हीलियम प्लस बनेगा। लिथियम के पास 3 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो एक चला जाएगा। बेरिलियम के पास 4 होते हैं तो 3 हमने रिमूव कर दिए तो 1 बच जाएगा। तो ये इनके लिए काम करेगा जिसके पास सिर्फ एक सिंगल 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनकी एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हीलियम के लिए, लिथियम 2+ के लिए, बेरिलियम के लिए। दिस काइंड्स ऑफ आयन, ये जो आयन है, हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, इनके लिए हम इनको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये भी हाइड्रोजन की लाइक स्पीशीज हैं। इस फॉर्मूले से हम इनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला आप याद रखें। व्हाट इज दिस फार्मूला? E इज इक्वल टू -2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 Z² डिवाइडेड बाय n² इन जूल। Z क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज Z? Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और n आपको पता ही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। n की वैल्यू जिस ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना है उसके लिए n, उसकी रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी, हीलियम प्लस की, लिथियम 2+ की, बेरिलियम 3+ की। ये सिर्फ इन्हीं के ऊपर अप्लीकेबल है और एटम के लिए काम नहीं करेगा। सो रेडियस बाय द एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू 52.9 n² डिवाइडेड बाय z। n की वैल्यू वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 जिस भी ऑर्बिट के लिए, एंड z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये जो वैल्यू ये पिकोमीटर में रहेगी। ओके, सो z की वैल्यू हीलियम के लिए कितनी है? 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज एविडेंट दैट द वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम्स मोर विथ इंक्रीज ऑफ z। तो हम देख सकते हैं z की वैल्यू बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी, मोर नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव। रेडियस बिकम स्मॉलर, रेडियस छोटी होती जाएगी विद इंक्रीज ऑफ z। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल बी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अच्छे से बंधा हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट इसका ई वाला, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस ऑर्बिट। हम इसकी वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं, उसकी स्पीड भी पता कर सकते हैं, कितनी स्पीड से घूम रहा है। ऑल्दो द प्रिसाइज इक्वेशन इज नॉट गिवन हियर। हमको वेलोसिटी फिलहाल कैलकुलेट नहीं करना है, जब आएगा तब देख लेंगे। द क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी ऑन द न्यूक्लियस। एंड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, मतलब n की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो। सो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। एंड नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बोहर्स मॉडल एंड एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। ये भी हम पढ़ने वाले हैं, अभी बोहर मॉडल खत्म नहीं हुआ है, और भी फॉर्मूले हैं। ओके, इनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टुडे सेशन इज वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द सेशन। इसको रीड करें, अच्छे से पढ़ें 2-3 बार। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।